Good morning, students. I am Sai sir with your economics classes. So beta, today we have discussed on the topic elements of new economics reforms. ये चैप्टर 6 ही है हमारा. हमने इसमें पहले क्वेश्चन कराए थे इकोनॉमिक रिफॉर्म्स की नीड क्या थी, उसके बारे में डिस्कशन किया था. तो हमने उसमें लास्ट वीडियो में हम थोड़ा सा डिस्कशन किया था एलिमेंट्स ऑफ न्यू इकोनॉमिक्स पॉलिसीज़, तो जिनको हम नीप बोलते हैं, न्यू इकोनॉमिक पॉलिसीज़. तो उनमें से ही बेटा हम इस चैप्टर में आज जो हम डिस्कशन करेंगे वो जो कौन कौन से एलिमेंट्स हैं उनके बारे में डिस्कशन करेंगे. हमारे पास 3 मेन एलिमेंट्स हैं ऑफ जो नीप के हैं: लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन. यानी उदारवादी, निजीवादी और वैश्वीकरण. यानी लिबरलाइजेशन उदारीकरण, प्राइवेटिज्म निजीकरण एंड ग्लोबलाइजेशन वैश्वीकरण. तो टुडे वी हैव डिस्कस ऑन द फर्स्ट लिबरलाइजेशंस बिकॉज इट्स हैव अ लॉट ऑफ पार्ट्स. जहाँ जहाँ हमने ग्रोथ की, कौन कौन से सेक्टर में की और किस तरह से की, तो हम 1 बाय 1 इसका वर्णन करेंगे. तो बेटा पहला हमारा लिबरलाइजेशन है. लिबरलाइजेशन एक्चुअल में है क्या, लिबरलाइजेशन की डेफिनेशन क्या है? लिबरलाइजेशन मीन्स फ्रीडम ऑफ द प्रोड्यूसिंग यूनिट फ्रॉम डायरेक्ट और फिजिकल कंट्रोल इम्पोज्ड बाय गवर्नमेंट. यानी गवर्नमेंट ने जो डायरेक्ट या फिजिकली जो कंट्रोल कर रखा था उनसे फ्रीडम दे दी गई, यानी उत्पादन क्षमता की छूट दे दी गई आप लोगों के लिए कि आप जितना चाहे आप प्रोडक्शन कर सकते हैं. तो अब लिबरलाइजेशंस के अंदर कौन कौन से रिफॉर्म हुए थे उसका हम 1 बाय 1 वर्णन करेंगे. तो बेटा पहला पॉइंट है हमारा इकोनॉमिक रिफॉर्म अंडर लिबरलाइजेशन. यानी अर्थव्यवस्था के जो सुधार हुए थे उदारीकरण के अंतर्गत, वो कौन कौन से थे. तो पहला था हमारा इंडस्ट्रियल सेक्टर को ले लेते हैं हम. पहला पॉइंट है हमारा इंडस्ट्रियल सेक्टर. तो इंडस्ट्रियल सेक्टर रिफॉर्म्स, तो पहला इसमें रिफॉर्म किया गया था, यानी जो औद्योगिकरण था उसमें क्या क्या सुधार किए गए थे. जैसे हमने 1956 की पॉलिसीज़ के अंदर पढ़ा था कि लाइसेंस प्रणाली कंपलसरी थी, लेकिन 1991 में जो सुधार किए गए उसमें एबोलाइजेशन ऑफ इंडस्ट्रियल लाइसेंसिंग, जो लाइसेंस प्रणाली थी उसको ख़त्म कर दिया गया. 1991 में ओनली 5 इंडस्ट्रीज हैव कंपलसरी टू टेक द लाइसेंस. बाकी रेस्ट जो इंडस्ट्री थी उनको सबको मुक्त कर दिया गया, लाइसेंस मुक्त कर दिया गया और उनको ये फ्रीडम दे दी गई कि आप उत्पादन करिए, आप जिसका आप उत्पादन करना चाहते हैं. अब बात आती है कि वो 5 इंडस्ट्री कौन सी थी जिनका लाइसेंस लेना आने वाला था. तो बेटा उसमें था शराब, सिगरेट और हमारे जो रक्षा के कारण है, रक्षा के जो उपकरण होते हैं, और विस्फोटक सामग्री है चौथा, और लास्ट हमारा खतरनाक रासायनिक. इस 5 इंडस्ट्री को छोड़कर सभी जो इंडस्ट्रीज़ थी उनको लाइसेंस लेना ज़रूरी नहीं था. उनसे एबोलाइजेशन कर दिया गया, लाइसेंस को ख़त्म कर दिया गया, समाप्त कर दिया गया. तो बेटा जब उनके ऊपर ये फॉर्मेलिटी नहीं रही थी तो बहुत अधिक मात्रा में लोगों ने इन्वेस्ट किया, क्योंकि देखिए उसमें जब लाइसेंस आपको लेना होता था तो बहुत सारी फॉर्मेलिटीज़ होती थी. तो कई ऐसे होते हैं कि जहाँ पर कुछ फॉर्मेलिटीज़ होती हैं वहाँ पे उस काम को नहीं करते हैं, छोड़ देते हैं, चलो रहने दो यार. अब जैसे लाइसेंस बनवाने हम चले गए, पूछे लाइसेंस कैसे बनाएंगे, बोला एक फ़ाइल बनवाना, फिर मेडिकल कराना, फिर एक ड्राइविंग टेस्ट पास करना, फिर वहाँ जाना, फिर इधर साइन कराने. छोड़ो यार रहने दो. यही कहते हैं ना हम, कहते तू बता कितने पैसे लेगा. वो कहेगा भाई मुझे आप 2,500 रुपये दो, मैं तेरा सारा काम करवा दूँगा. तो हम 2,500 रुपये दे देते हैं. और बहुत से जो नहीं दे पाते हैं वगैरह छोड़ा क्या करेंगे अब लाइसेंस बनवा कर. तो बेटा यही थी, जब लाइसेंस प्रणाली थी तो बहुत कम लोग जो है स्टेप टेकन कर रहे थे इन्वेस्टमेंट करने के लिए. लेकिन जैसे ही लाइसेंस प्रणाली को एबोलाइजेशन कर दिया गया तो अर्थशास्त्र में एकदम से काफ़ी मात्रा में जो है इन्वेस्टमेंट हुआ और उत्पादन क्षमता बढ़ गई थी. तो बेटा दूसरा है हमारा कॉन्ट्रैक्शन ऑफ पब्लिक सेक्टर. दूसरा पॉइंट है हमारा कॉन्ट्रैक्शन ऑफ पब्लिक सेक्टर. यानी जो पब्लिक सेक्टर था जिसको हमने 1956 में काफ़ी छूट दी थी, काफ़ी उसके लिए इन्वेस्टमेंट किया था, और उसको कम कर दिया गया. और उसका रीज़न हम डिस्कस कर चुके हैं कि उसका रीज़न क्या था, क्योंकि वो सही से काम नहीं कर रहा था वो सेक्टर. केवल जो 17 पब्लिक सेक्टर के जो सेक्टर थे उनको कम करके 2 पे कर दिए गए. ओनली 2 सेक्टर्स जो है वो पब्लिक सेक्टर के थे. वो कौन कौन से थे? एक तो परमाणु ऊर्जा और दूसरा रेलवे, जो आज भी है हमारे पास पब्लिक सेक्टर के लिए.
फिर तीसरा बेटा इसी के अंदर इंडस्ट्रियल सेक्टर रिफॉर्म्स के अंतर्गत डी रिजर्वेशन ऑफ प्रोडक्शन एरियाज, जो पहले रिजर्वेशन दे रखी थी प्रोडक्शन एरियाज़ के लिए, उसको ख़त्म कर दिया गया। पहले रिजर्वेशन है ना कि भाई आपको सब्सिडीज़ दी जाएगी, टैक्स हॉलीडे दे जाएंगे, उन चीज़ों को ख़त्म कर दिया गया। उसके बाद एक्सपेंशन ऑफ प्रोडक्शन कैपेसिटी, एक्सपेंशन ऑफ प्रोडक्शन कैपेसिटी यानी उत्पादन क्षमता को बढ़ाने के लिए अवसर दिए गए और बहुत सारी ऐसी पॉलिसीज़ बनाई कि उत्पादन क्षमता जिससे हमारी बढ़ सके। उसके बाद था बेटा हमारा फ्रीडम टू इम्पोर्ट कैपिटल गुड्स, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। देखिए जो हमने इनवर्ड लुकिंग पॉलिसी पढ़ी थी उसका रीज़न क्या था कि हम जो है विदेशों से आयात नहीं करते थे। क्यों नहीं करते थे? कि हम इसलिए नहीं करते थे कि जो विदेशी माल आएगा वो हमारी जो डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज़ है वो बर्बाद हो जाएंगे, उनको प्रोटेक्ट करने के लिए। लेकिन उनसे हमारे बैड इफेक्ट आया, जो हमने डिज़ायर की थी वो फुलफिल नहीं हो पाई। तो फ्रीडम टू इम्पोर्ट कैपिटल गुड्स, अब क्या किया गया कि जो फाइनल गुड्स थी उन पे तो थोड़ा रेस्ट्रिक्शन थी, लेकिन जो कैपिटल गुड्स थी यानी मशीनरीज थी उनका आयात किया गया, उनकी छूट दे दी गई कि भाई आप कैपिटल गुड्स को आयात कर सकते हैं। अब उनसे क्या हुआ कि जब मशीन हम यहाँ लाए तो उन चीज़ों को फर्दर हमने प्रोडक्शन करना शुरू कर दिया। जो हमारे पास मशीन नहीं थी उन मशीनों का जब हमने आयात किया तो उनका हमने प्रोडक्शन शुरू कर दिया, जिससे हमारी उत्पादन क्षमता बढ़ गई थी। उसके बाद था बेटा फाइनेंशियल रिफॉर्म, फाइनेंशियल नंबर 2 पॉइंट पर। अभी हम पहले पॉइंट पढ़ रहे थे इंडस्ट्रियल सेक्टर रिफॉर्म, उसी के अंदर था हमारा एबोलाइजेशन ऑफ इंडस्ट्रियल लाइसेंस, कंस्ट्रक्शन ऑफ पब्लिक सेक्टर, डी रिजर्वेशन ऑफ प्रोडक्शन एरिया, एक्सपेंशन ऑफ प्रोडक्शन कैपेसिटी एंड फ्रीडम टू कैपिटल इंपोर्ट गुड्स। अब हमारा सेकंड पॉइंट आता है फाइनेंशियल रिफॉर्म। तो फाइनेंशियल सेक्टर इंक्लूडिंग बैंकिंग एंड नॉन बैंकिंग फाइनेंस इंस्टीट्यूशंस एंड स्टॉक एक्सचेंज मार्केट आर रेगुलेटेड एंड कंट्रोल्ड बाय द आरबीआई। इन सब चीज़ों के पास आरबीआई ने कंट्रोल किया, उनको दिशा निर्देश की, बल्कि कंट्रोल क्या किया गया, उनको उनका एक सहायक बन के उनको गाइडेंस किया गया कि आप इस तरह से करिए, जो हमारा फाइनेंशियल सेक्टर में काफ़ी इंप्रूवमेंट हुआ। उसके बाद हमारा थर्ड पॉइंट बेटा फिस्कल रिफॉर्म। फिस्कल रिफॉर्म आप जानते हैं क्या होता है, जैसे टैक्स रिफॉर्म में सुधार करना। टैक्सों को 2 भाग में डिवाइड कर दिया था, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट टैक्स में। डायरेक्ट टैक्स कौन सा टैक्स होता है, इनडायरेक्ट टैक्स कौन सा होता है? डायरेक्ट टैक्स वो होता है जिसके बर्डन को हम दूसरे के ऊपर नहीं टाल सकते, जैसे इनकम टैक्स होता है। अब इनकम टैक्स होता है वो मेरी इनकम पे लगा है तो मुझे ही पे करना पड़ेगा, ये होता है बेटा डायरेक्ट टैक्स। एक होता है इनडायरेक्ट टैक्स। इनडायरेक्ट टैक्स होता है कि वो इम्पोज तो मेरे ऊपर हुआ है लेकिन मैंने उसको दूसरों के ऊपर टाल दिया, यानी उनका जो फाइनल जो वज़न पड़ता है वो उस कंज्यूमर के पास पड़ता है जो उस चीज़ का उपभोग करता है। अब जैसे मान लीजिए ये पेन है, अब इसके ऊपर अगर इंडस्ट्री में बन रहा है, इसके ऊपर टैक्स लगा दिया, गवर्नमेंट ने टैक्स इंक्रीज़ कर दिया, तो उस समय वो टैक्स पे कर देगा, लेकिन पेन की कीमत में वो उस टैक्स को जोड़कर उसके प्राइस को इंक्रीज़ कर देगा। तो अब जब मैं यूज़ करूँगा या आप यूज़ करोगे, जो कंज्यूमर उसको वो उसको पे करेगा, तो उसका अंतिम भार उपभोक्ता के ऊपर पड़ता है। तो उसमें वो हमारा फिस्कल रिफॉर्म था और बहुत सारी चीज़ें थी उसमें। उसके बाद था एक्सटर्नल सेक्टर रिफॉर्म, जो हमारा चौथा पॉइंट होता है। हमारा लास्ट पॉइंट है ये बेटा एक्सटर्नल सेक्टर रिफॉर्म। एक्सटर्नल सेक्टर रिफॉर्म में इंक्लूड करते हैं हम रिफॉर्म इन फॉरेन रेगुलेशंस एंड फॉरेन ट्रेड पॉलिसीज़ रिफॉर्म। इस तरह का, जैसे एग्जाम्पल के तौर पर डिवैल्यूएशन किया गया था हमने 1991 में, डिवोल्यूशन किया गया था। डिवोल्यूशंस का मतलब होता है बेटा कि अपनी जो मुद्रा है, अपना जो रुपये है, उसको अंतर्राष्ट्रीय बाजार में उसकी कीमत को कम कर देना। अब इससे फ़ायदा क्या होता है? इससे फ़ायदा भी होते हैं, इसके अच्छे इफेक्ट भी हैं और बैड इफेक्ट भी हैं। अच्छे इफेक्ट ये होते हैं कि जब हम अपने रुपए का डिवैल्यूएशन करते हैं इंटरनेशनल मार्केट में, तो हमारा रुपया सस्ता हो जाता है, और वो जब सस्ता हो जाता है तो जो हमारी वस्तुएं विदेशी मार्केट में जाती है तो वो सस्ती होती हैं, और जब वस्तु की कीमत सस्ती होती है वो ज़्यादा बिकती है, तो इससे हमारा इंपोर्ट बढ़ जाते हैं। तो इस तरह के हमारे सुधार किए गए थे अंडर लिबरलाइजेशंस। तो इस वीडियो में इतना ही है। कल हम पढ़ेंगे प्राइवेटाइजेशंस, उसके बाद ग्लोबलाइजेशंस। बहुत इंपॉर्टेंट है, इस यूनिट में ये क्वेश्चंस ज़रूर क्वेश्चन पूछते हैं, तो ध्यान से सुनना है बेटा, ठीक है। थैंक यू वेरी मच।